हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आनुवंशिकी। आपके सिलेबस का पार्ट है जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे आनुवंशिकी जेनेटिक्स। नया चैप्टर है आनुवंशिकी। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, आनुवंशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या होती है। प्रत्येक जीव जाति, चाहे कोई भी स्पीसीज है, उस जाति के अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने माता पिता से ट्रांसफर होते हैं, माता पिता से स्थानांतरित होते हैं। उन्हें कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण, जेनेटिक करेक्टर्स। जैसे हम कहते हैं कई बार ये पिताजी पर गया है, इसका ये लक्षण माँ जैसा है, इसका चेहरा पिताजी से मिलता है, लंबाई माँ पर गई है। यानी कहीं ना कहीं हमारे लक्षण जो होते हैं वो हमारे माता पिता से मिलते जुलते हुए रहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, जेनेटिक करेक्टर्स कहा जाता है। तो ये जो जेनेटिक करेक्टर्स हैं, इनका जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, वो किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है दोस्तों युग्मकों के माध्यम से या गैमेट्स के माध्यम से होता है। जैसे पुरुषों के लक्षण स्पर्म शुक्राणु के द्वारा जाते हैं, महिलाओं के लक्षण अंडाणु ओवम के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, हेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है, वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक्स शब्द का यूज सबसे पहले जो किया था दोस्तों, वो बैटसन ने किया था, और बैटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकी का क्या कहते हैं? जनक के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है जोहन ग्रेगर मेंडल को। किसको कहा जाता है? जोहन ग्रेगर मेंडल को, जो कि ऑस्ट्रिया में एक चर्च में पादरी के रूप में कार्यरत थे, और वहीं पर रहकर दोस्तों उन्होंने आनुवंशिकी से संबंधित, जेनेटिक्स से संबंधित प्रयोग किए थे। यहीं पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सबसे पहले उद्यान मटर को चुना था, गार्डन पी को चुना था, और गार्डन पी के अलावा एक प्लांट पर और भी प्रयोग किए थे जिसका नाम है हाइरेशियम। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेडल ने मटर के अलावा अन्य किस पादप पर अपने प्रयोग किए थे? तो हाइरेशियम नामक प्लांट पर भी प्रयोग किए थे। मटर का जो बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है, वो क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। मटर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, फिर अपन आगे एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। तो आनुवंशिकी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे अपन। प्रत्येक जाति, कोई भी स्पीसीज हो सकती है, के जीवों के, प्रत्येक जाति के जीवों में कुछ लक्षण अपने माता पिता से मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। इन लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। मिलते हैं, प्रत्येक जाति के जीवों में कुछ लक्षण अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते होते हैं। अर्थात माता पिता से स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, माता पिता से स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इन लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण। इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जेनेटिक
कैरेक्टर्स कहते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है वो गैमेट्स के माध्यम से होता है। मेल के जो सिम्टम्स हैं, मेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो स्पर्म के द्वारा जाते हैं और फीमेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो ओवम के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। तो इन लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वो किसके माध्यम से होता है? युग्मकों द्वारा होता है, बाय गैमेट्स, युग्मकों के द्वारा होता है। और युग्मक जो होते हैं दोस्तों वो दो होते हैं। युग्मक जो होते हैं युग्मकों द्वारा होता है, जैसे पुरुषों के लक्षण शुक्राणु द्वारा जाते हैं, स्पर्म द्वारा जाते हैं। पुरुषों के लक्षण शुक्राणु द्वारा जाते हैं और महिलाओं के लक्षण ओवम द्वारा जाते हैं। पुरुषों के लक्षण शुक्राणु द्वारा, स्पर्म द्वारा, और महिलाओं के लक्षण ओवम द्वारा जाते हैं, अंडाणु के द्वारा जाते हैं। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, इन सबकी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक शब्द का यूज सबसे पहले किया था बैटसन ने। जेनेटिक्स वर्ड का सर्वप्रथम यूज किसने किया था? वैटसन ने किया था। किसने किया था? बैटसन। जेनेटिक शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? बैटसन ने किया था। और आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये ऑस्ट्रिया में चर्च में पादरी पद पर कार्यरत थे और यहीं पर कार्यरत होते हुए इन्होंने प्रयोग किए थे। मेंडल ने आनुवांशिकी के प्रयोगों के लिए मटर के पादप को चुना था। किसको चुना था? मटर के पादपों को। मेंडल ने जेनेटिक्स से रिलेटेड
एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर के पादप को चुना था। मटर के पादप का चयन किया था। इसको गार्डन पी बोलते हैं, ये इसको उद्यान मटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उद्यान मटर कहते हैं। गार्डन पी के नाम से जाना जाता है। मटर का वानस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम ऑफ पी पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14 क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप को ही क्यों चुना? मटर के पादप को ही क्यों चुना? तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो क्या है कि मटर में ऑटो पॉलिनेशन होता है, स्वयं परागण पाया जाता है। परागण क्या होता है? जिस प्रकार पुरुषों में शुक्राणु महिलाओं में अंडाणु तक पहुंचते हैं, इसी तरीके से पेड़ पौधों में नर युग्मक मेल गैमेट्स, जिसका नाम होता है परागकण, पोलन ग्रेन्स, उन पोलन ग्रेन्स का फीमेल गैमेट बीजांड तक पहुंचना या नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना परागण क्रिया कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाता है। जब ये एक ही पादप के बीच के पुष्पों के मध्य होता है तो उसे ऑटो पॉलिनेशन कहते हैं, यानी जिसमें किसी अन्य पादप की आवश्यकता नहीं होती है। और एक होता है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है जिसमें दो पादप या दो अलग अलग पादपों के मध्य में परागण क्रिया होती है, तो उसको बोलते हैं परपरागण। यानी कहीं प्लांट ऐसे होते हैं जो अकेले फल नहीं देते, उनके साथ में रहना जरूरी है, उनका एक साथी होना जरूरी है। जब तक साथी नहीं होगा तब तक वो फल नहीं देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिंगल रहना पसंद होता है, तो सिंगल रहने वाले अपना फल देते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो पेयर के रूप में रहते हैं, कपल के रूप में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जैसे भी आप समझो। तो वो साथी के रूप में जो पाए जाते हैं, जिनमें साथी के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और जिसमें खुद के अंदर ही हो जाता है उसको बोलते हैं ऑटो पॉलिनेशन। तो मटर के लिए किसी अन्य प्लांट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मटर में पाया जाता है ऑटो पॉलिनेशन, और इसके अंदर परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। दूसरा कारण है कि मटर का पादप एक वर्षीय होता है, एनुअल होता है, यानी एक वर्ष के अंदर ही मटर की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन, अनेक जनरेशन का अध्ययन कर सकते हैं। बाई चांस एक जनरेशन फेल हो गई तो दूसरी जनरेशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मटर का जीवन चक्र मुश्किल से 4 महीने का होता है। यदि बाई चांस एक जनरेशन में कोई रोग लग गया, कुछ भी बीमारी हो गई, तो हम दोबारा से भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन काल बहुत लंबा होता है तो रिजल्ट आने में बहुत समय लग जाता है। तो मटर का जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो कम होता है और ये एनुअल होता है, वार्षिक होता है। तीसरा, मटर के लिए सामान्य जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कोई विशेष जलवायु नहीं चाहिए मटर के लिए कि सब कोई स्पेशल चाहिए होती है। नॉर्मल जलवायु में भी मटर का पादप फल दे देता है। तो इसलिए मेडल ने मटर के पादप को ही चुना था। तो नीचे लिखते हैं, मटर के पादप के चयन करने के कारण मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चयन किया। मेडल ने प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चयन किया। क्योंकि क्या कारण थे? तो पहला कारण स्वपरागन का पाया जाना। मटर में स्वपरागन का पाया जाना। मटर में स्वपरागन, ऑटो पॉलिनेशन, स्वपरागन का पाया जाना, यानी किसी अन्य पादप की आवश्यकता मटर के लिए नहीं होती है। वैसे इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से करवाया जा सकता है। दूसरा, परपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से
करवाया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से करवाया जा सकता है। मटर का पादप 1 वर्षीय होता है, मटर का जो प्लांट है वो 1 वर्षीय होता है, एनुअल होता है, यानी इसका जीवन चक्र लगभग, लाइफ साइकिल की बात करें, जीवन चक्र लाइफ साइकिल लगभग 4 महीने की मानी जाती है। 4 महीने के अंदर इसका एक पीढ़ी का अध्ययन हो जाता है, यानी 1 वर्ष में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात 1 वर्ष में अनेक जनरेशंस का अध्ययन कर सकते हैं, अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। सामान्य जलवायु की आवश्यकता इसके लिए होती है। तो ये कुछ कारण थे, इसकी वजह से मेडल ने मटर के पादप का ही दोस्तों क्या किया था, चयन किया था। अब एक क्वेश्चन आता है कि मेडल ने मटर के पादप में टोटल कितने लक्षणों को चुना था? तो 7 लक्षणों पर प्रयोग किया था। किसमें टोटल 14 होती हैं, लक्षण कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो मेडल ने मटर से संबंधित 7 लक्षणों या 14 तद्दुप किस्म चयन किया। किस्म पूछे तो 14, टोटल लक्षण कितने हैं? 7 हैं। जैसे देखो, मेडल ने एक तरफ तो लिया था दोस्तों, लक्षण है, ये डोमिनेंट है, ये रिसीसिव है। जैसे मेडल ने 7 लक्षण कौन कौन से चुने थे मटर से संबंधित? तो पहला तो आप याद रखना, फली का रंग। अभी मैं आपको याद करा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण का सही है, या कौन सा समूह में केवल प्रभावी लक्षण है, किसमें अप्रभावी लक्षण है? इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम में। सबसे पहले फली के रंग की बात करें, भाई मटर की फली आप बताओ, आपको हरी अच्छी लगती है या पीली अच्छी लगती है? अपन जब मार्केट जाते हैं तो किस प्रकार की मटर लेके आते हैं? हरी मटर, यानी जो पॉड कलर होता है वो हमें ग्रीन चाहिए। कैसा चाहिए? ग्रीन चाहिए। और अप्रभावी लक्षण कैसा होता है? पीला। यानी ये तो है बढ़िया वाला, ये थोड़ा है हल्का वाला। तो हरा कैसा होगा? प्रभावी। और पीला कैसा होगा बताओ? अप्रभावी होगा। कोई दिक्कत? सेकंड आता है फली की आकृति। फली फूली हुई अच्छी रहती है, सिकुड़ी हुई अच्छी रहती है? तो सबको पता है, अपन मोटी फली होगी, भरी हुई होगी, अच्छे बीज होंगे तो निश्चित सी बात है अच्छी होगी। तो फूली हुई जो फली है इसको इन्फ्लेटेड कहा जाता है। इन्फ्लेटेड किसके अंदर आती है? डोमिनेंट के अंदर आती है। और जो कंस्ट्रिक्टेड है होती है, सिकुड़ी हुई होती है, जिसमें मुश्किल से कोई 2 दाने 3 दाने निकलते हैं, जिसको कंस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं, वो किसके अंदर आती है? अप्रभावी लक्षण के अंदर आती है। तो रटने की जरूरत ही नहीं है। फली के अंदर 2 हो गई, फली का रंग और आकृति। सब जानते हो रंग हमें हरा चाहिए, फूली हुई फली चाहिए, तो ये प्रभावी है। और जो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी वो अप्रभावी है। अगला बीज का रंग। बीज का रंग एक तो होता है बीज पीला और एक होता है हरा। आपको बीज कैसा अच्छा लगता है? सीधी सी बात है, हरा बीज होगा वो तो कच्चा होगा, वो तो कोई काम का ही नहीं है। और जो पीला बीज होगा उससे अपन प्लांट उगा सकते हैं। तो पीला बीज कैसा रहेगा? प्रभावी। हरा कैसा रहेगा? अप्रभावी। यानी येलो कलर तो रहेगा डोमिनेंट और ग्रीन रहेगा अप्रभावी, रिसीसिव के अंदर रहेगा। बीज की आकृति की बात करें अपन, एक तो गोल बीज होता है, एक झुर्रीदार। तो बढ़िया कौन सा होगा? गोल होगा। तो गोल किसके अंदर आएगा? डोमिनेंट में। झुर्रीदार किस में आएगा बताओ? अप्रभावी के अंदर आएगा। तो 2 तो फली की बात हो गई और 2 बीज की बात हो गई। रटने की जरूरत पड़ी क्या? केवल याद रह जाएगा आसानी से। पुष्प का रंग। 2 पुष्प हैं आपके सामने, एक तो बैंगनी कलर का है, एक श्वेत रंग का है। बढ़िया पुष्प कौन सा लगता है आपको? व्हाइट लगेगा या पर्पल वाला लगेगा? तो निश्चित सी बात है, जो कलरफुल फ्लावर होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो पर्पल कलर जो होता है, बैंगनी कलर का फूल, वो तो किस में आएगा? प्रभावी में, डोमिनेंट में। और जो श्वेत रंग का है वो किस में आएगा? अप्रभावी के अंदर आएगा। तो फ्लावर का कलर हो गया। 2 तो फली के लिए, 2 बीज के लिए, 1 फ्लावर का। अब बची फ्लावर की पोजीशन। तो फ्लावर की पोजीशन 2 प्रकार की होती है प्लांट के अंदर। एक तो होती है अक्षीय, एक होती है अग्रस्त। अक्षीय का मतलब होता है जैसे कोई भी प्लांट है तो ये अक्ष निकली,
यहां पर एक फूल आ गया, ये फूल आ गया। और अग्रस्त का मतलब होता है, जो अग्रस्त होता है दोस्तों, ये कैसा होगा, ये सूट टिप पर होगा, जैसे कोई प्लांट है तो यहां पर एक फूल आएगा, ठीक है, ये कहलाता है अग्रस्त, इस तरीके का। तो बढ़िया कौन सा लगेगा, जो साइडों में फूल आते हैं गमले टाइप के, तो कैसा होगा, अक्षीय होगा, एक्सियल। और ये होता है टर्मिनल अग्रस्त। फिर पादप की लंबाई की बात करें तो पादप लंबा अच्छा रहता है, बौना, तो प्रभावी गुण किस में के रूप में रहेगा, लंबेपन के रूप में, और बौनापन किस में रहेगा, अप्रभावी गुण के रूप में रहेगा। तो याद करना, सबसे पहले तो दो तो फली की बात है, दो बीज की बात है, दो तो फली की बात हो गई, दो बीज की बात हो गई, एक पुष्प का रंग हो गया, एक पुष्प की स्थिति हो गई, और एक क्या हो गई, पादप की लंबाई। ये 7 लक्षण आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा लक्षण ऐसा है जो मेडल ने अपने प्रयोगों के दौरान नहीं चुना था, 3 इनमें से आएगा, चौथा कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार अपन। स्टेम लेंथ, तना कैसा होना चाहिए, टॉल, रिसेसिव में कैसा आता है, ड्वार्फ, बौना आता है। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल जो होती है, एक्सियल जो होती है वो तो कैसी होगी, डोमिनेंट। और टर्मिनल कैसा होगा याद रखना, रिसेसिव होगा। कैसा होगा, टर्मिनल रिसेसिव होगा। पॉड से, पॉड यानी फली की आकृति, फली की आकृति, इन्फ्लेटेड, फूली हुई तो प्रभावी, कंस्ट्रिक्टेड, पिचकी हुई, सिकुड़ी हुई कैसी होगी, अप्रभावी। पॉड कलर, पॉड कलर की बात करें अपन तो पॉड कलर ग्रीन कलर किस में आएगा, डोमिनेंट में। येलो कलर किस में आएगा, रिसेसिव के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, रिसेसिव के अंदर आएगा। सीड, सीड राउंड शेप्ड होगा, गोलाकार, वो तो कैसा होगा, डोमिनेंट। और रिंकल्ड जो झुर्रीदार होगा वो किस में आएगा, अप्रभावी के अंदर आएगा। सीड कलर येलो किस में आएगा, डोमिनेंट में। ग्रीन किस में आएगा, रिसेसिव में। आसानी से याद रह जाएगा। फ्लावर कलर वॉयलेट हमें अच्छा लगता है तो वॉयलेट डोमिनेंट, और व्हाइट किस में आएगा, रिसेसिव के अंदर आएगा। ये मेडल ने 7 लक्षण चुने थे। टोटल किस्में कितनी हो गई, देखो 7 और 7, तो तद्दुप किस्म पूछे तो क्या आंसर आ जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। तो ये हमने किसकी बात कर ली है दोस्तों, 7 किस्म, 7 तो लक्षण, या फिर हम कह सकते हैं 14 किस्मों के बारे में बात की। इंपोर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। अब हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले इसमें बात करेंगे, इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो ये सुन लीजिए, सबसे पहले तो जेनेटिक्स का सामान्य परिचय हो गया, मेडल ने किसका चुना था, चयन किया, इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, शब्दावली पढ़ेंगे, जिसमें युग्म विकल्पी एलील्स क्या होते हैं, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, क्रोमोसोम, जीन, एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये वर्ड जो आते हैं जेनेटिक्स के अंदर, उनका मीनिंग क्या होता है। तो कई बार मीनिंग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे, इसमें मेडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे 2। एक तो आता है एकल संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और एक आता है द्वि संकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो उन दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर मेडल ने जेनेटिक्स से संबंधित 3 नियम दिए थे। एक तो प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक दिया था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा दिया था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों नियमों के बारे में भी अपन बात करेंगे। इसके अलावा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है वो भी पढ़ने वाले हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जेनेटिक्स रोग कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में भी हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये तो हमारी बात हो गई। अब हम शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और नोट लगा के लिख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आता है कि मेडल ने मटर के अलावा अन्य किस पादप पर अपने प्रयोग किए थे। तो हाइरेशियम नामक प्लांट पर भी मेडल ने अपने प्रयोग किए थे, याद रखना। यहीं पे नोट लगा के लिख देता हूं, मेडल ने मटर के अतिरिक्त, मटर के अलावा हाइरेशियम नामक पादप पर भी
प्रयोग किए थे। ठीक है दोस्तों, ये भी बात अपन को इसमें याद रखनी है। अब बात करते हैं आनुवांशिकी से संबंधित कुछ शब्दावली पढ़ते हैं। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। कुछ वर्ड्स हैं, जेनेटिक्स ग्लसरी है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला जो वर्ड आता है दोस्तों वो आता है ट्रेट। आनुवांशिकी में एक शब्द चलता है ट्रेट, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ट्रेट शब्द का मतलब होता है लक्षण, कैरेक्टर्स। ट्रेट शब्द का मीनिंग क्या होता है? लक्षण होता है या कैरेक्टर होता है। क्या होता है? कैरेक्टर, लक्षण, पहला पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है जेनेटिक ट्रेट क्या होता है? आनुवांशिक लक्षण। जेनेटिक ट्रेट्स क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण क्या होता है? आनुवांशिक लक्षण का मतलब होता है जो माता पिता से संततियों में स्थानांतरित होते हैं, जो कि डीएनए या जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। माता पिता से संततियों में संचरित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? जेनेटिक ट्रेट्स कहलाते हैं। ये डीएनए या जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। डीएनए या जीन द्वारा क्या होते हैं दोस्तों? कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं। तो ये सेकंड बात हुई हमारी। तीसरा एक शब्द आता है वंशागति। कुछ वर्ड आपको सिंपल भी लगेंगे इसमें, लेकिन बताना तो हमारा सबका काम है, क्योंकि अपन तो बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है वंशागति, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसमिशन, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? वंशागति। चौथा पॉइंट आता है वेरिएशंस, विभिन्नताएं। वेरिएशंस, विभिन्नताएं। वेरिएशंस क्या होते हैं? कई बार तो क्या होता है दोस्तों, समानताएं उत्पन्न होती है, माता पिता से कुछ लक्षण मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप कुछ लक्षण या कुछ ऐसे गुण भिन्न तरीके के प्रकट होते हैं जो पहले वाली पीढ़ी में नहीं थे, तो उनको क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं, विभिन्नताएं कहा जाता है। तो जीवों में पाए जाने वाले भिन्न गुण जो कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेरिएशंस कहते हैं, विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। तो जीवों में पाए जाने वाले भिन्न गुण जो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों विभिन्नताएं या वेरिएशंस कहते हैं।
5वां पॉइंट आता है युग्म विकल्पी, इंपोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में प्रश्न। इनको बोलते हैं एलील्स। मेडल ने एक तरफ लिए थे लंबे पौधे, एक तरफ लिए थे बौने पौधे। लंबे पौधे को दर्शाया था कैपिटल टी से, बौने पौधों को दर्शाया था स्मॉल टी से, और जो मिक्स वाले होते हैं उनको कैपिटल टी स्मॉल टी से दर्शाते हैं। तो ये क्या हैं, इनको जेनेटिक्स में क्या कहेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको जेनेटिक्स में क्या कहेंगे? तो इनको जेनेटिक्स में बोलते हैं एलील्स। क्या बोलते हैं? एलील्स, या इनको युग्म विकल्पी के नाम से जाना जाता है। तो एक ही जोड़े के दो विपर्यायी लक्षणों को प्रकट करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं, एलील्स कहलाते हैं। एक ही जोड़े के दो विपर्यायी यानी एक तरीके से अपोजिट, अलग अलग विपर्यायी लक्षणों को प्रकट करने वाला कारक क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी कहलाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब क्या हैं? ये युग्म विकल्पी हैं। इन सब को एलील्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलील्स। ये एलील्स जो होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समयुग्मजी होमोजाइगस, एक होता है विषमयुग्मजी जिसे हेटेरोजाइगस के नाम से जानते हैं। एलील्स दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं समयुग्मजी होमोजाइगस, और एक होते हैं दोस्तों विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस। एक तो होते हैं समयुग्मजी होमोजाइगस, एक होते हैं विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस। समयुग्मजी का मतलब होता है दोनों युग्म विकल्पी समान हो, या किसी भी युग्म विकल्पी के दोनों फैक्टर समान हो। युग्म विकल्पी के दोनों फैक्टर्स सेम हो, समान हो, तब तो उसे क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक होता है विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी का मतलब होता है दोनों कारक अलग अलग हों, किसी भी एलील्स के दोनों कारक अलग अलग हों, उसे क्या कहा जाता है? हेटेरोजाइगस बोलते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होगा? हेटेरोजाइगस होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है छठा नंबर। छठवें नंबर पर आता है एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकर संकरण क्या होता है? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। और जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है
तो उसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एकल संकर संकरण बोलते हैं। और जैसे एक तरफ मेडल ने लिए थे लंबे पौधे टॉल और एक तरफ लिए थे ड्वार्फ, दोनों का जब क्रॉस कराया तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। एक जोड़ी विपरीत लक्षण का मतलब होता है जैसे मेडल लिए थे, एक तरफ तो टॉल लिए थे और एक तरफ लिए थे ड्वार्फ, अपोजिट लंबे और बौने दो पादपों के मध्य में क्रॉस कराया। अगला एक आता है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण जिसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण का मतलब होता है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य जब संकरण कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे एक तरफ मेडल ने लिए थे गोल व पीले बीज वाले, एक तरफ लिए थे झुर्रीदार व हरे बीज वाले। ये अपन अभी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, इनका भी बताऊंगा मैं आगे और द्विसंकर संकरण भी बताऊंगा। तो अभी केवल हमें डेफिनेशन लिखनी है, इसके जो एक्सपेरिमेंट किया था मेडल ने उसके बारे में आगे अपन अभी बात करेंगे। तो ये द्विसंकर संकरण। 8वां पॉइंट आता है, एक जेनेटिक्स में हमारे शब्द चलता है प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या है प्रभावी लक्षण? प्रभावी लक्षण का मतलब होता है कि मेडल ने जब एकल संकर संकरण प्रयोग किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो मेडल ने क्या देखा, एक तरफ तो लंबे पादप लिए थे, एक तरफ बौने पादप लिए थे। लंबे पादप को मेडल ने चुना था प्रभावी गुण के रूप में, डोमिनेंट के रूप में, और बौने पादप को चुना था अप्रभावी गुण के रूप में, रिसेसिव फैक्टर के रूप में चुना था। तब मेडल ने क्या देखा एक्सपेरिमेंट के दौरान, जब लंबे और बौने पादप दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो लंबेपन को मेडल ने प्रभावी गुण के रूप में चुना था। और F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी के अंदर मेडल ने क्या देखा कि सभी पौधे प्रभावी लक्षणों वाले प्राप्त हुए, इसलिए इसको मेडल ने क्या कहा है, प्रभाविता का नियम नाम दिया है, या इसी को अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। और उन लक्षणों को अपन क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐसे लक्षण जो F1 जनरेशन में प्रकट होते हैं, F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रभावी लक्षण कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। अगला शब्द जो आता है वो आता है अप्रभावी लक्षण। कौन सा आता है, अप्रभावी लक्षण। रिसेसिव कैरेक्टर्स। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? अप्रभावी लक्षण का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी
F1 जनरेशन में प्रकट नहीं होते हैं, जो F1 जनरेशन में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? अप्रभावी लक्षण उनको कहा जाता है। अगला एक शब्द आता है संकरण। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या होता है? संकरण का मतलब होता है क्रॉस होना। नर और मादा के मध्य में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन जो होता है, उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो नर तथा मादा के मध्य में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, नर और मादा के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। अगला एक शब्द आता है जिसका नाम है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी को इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन। जनक पीढ़ी क्या होती है? जनक पीढ़ी का मतलब होता है ऐसे जीव जिनका उपयोग प्रथम पीढ़ी प्राप्त करने में किया जाता है। F1 पीढ़ी, जैसे मेडल ने एक तरफ लिए थे लंबे पौधे, एक तरफ लिए थे मेडल ने बौने पौधे। तो लंबे पौधे और बौने पौधे का जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। तो लंबे प्राप्त होने के लिए मेडल ने क्या लिया? एक तरफ लंबे पौधे लिए, एक तरफ बौने पौधे लिए। तो दोनों क्या कहलाते हैं? वो पेरेंटल पीढ़ी है। वो क्या है? पेरेंटल पीढ़ी है। तो प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिनका यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जनक पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी कहा जाता है। तो ऐसे जीव में पादप भी आ जाते हैं, जंतु भी आ जाते हैं, प्लांट भी हो सकता है, प्लस एनिमल भी हो सकता है कोई भी। ऐसे जीव जिनका उपयोग F1 जनरेशन प्राप्त करने हेतु किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जनक पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जनक पीढ़ी कहा जाता है। एक आता है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन, इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। F1 पीढ़ी का मतलब तो वही हुआ कि सबसे पहले मेडल ने लंबे लिए, बौने लिए, दोनों का क्रॉस कराया, जो प्राप्त हुआ उसको क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी। यानी जनक पीढ़ी का जब संकरण होगा, पेरेंटल जनरेशन का जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उससे उत्पन्न जो पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन के नाम से जाना जाता है। तो जनक पीढ़ी के संकरण हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेरेंटल जनरेशन, जनक पीढ़ी के संकरण से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी। जैसे अपन एक तरफ, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, एक तरफ मेडल ने क्या किया था? प्रभावी लक्षण के रूप में चुना था, और एक मेडल ने इधर चुना था अप्रभावी लक्षण, जिसको बोलते हैं रिसेसिव फैक्टर। प्रभावी के रूप में मेडल ने जैसे लंबे पादप चुने थे, लंबे पादप को दर्शाया था कैपिटल टी से, और अप्रभावी गुण के रूप में मेडल ने बौने पादप चुने थे। बौने पादप को चुना था स्मॉल टी से।
तो इनको चुना, इनके बीच में क्रॉस होगा तो इनका यूज किया, तो इसको तो क्या बोलते हैं, पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेरेंटल जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। फिर मेडल ने क्या देखा कि F1 पीढ़ी में, इसमें पहले तो इनके युग्मक बनते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ये बताऊंगा आगे भी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर दोनों की संख्या आधी रह जाती दोनों में से, इधर कैपिटल टी, इधर रहेगा स्मॉल टी। दोनों का क्रॉस कराया, ये लंबा है, ये बौना है, अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पर परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर परागण। और पर परागण में मेडल ने क्या देखा कि यहां पर सभी पौधे, ये टीटी प्राप्त हुआ, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। और कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब है कि सभी पौधे यहां पर प्रभावी गुणों वाले प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए बताओ, प्रभावी गुण वाले प्राप्त हुए, तो इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। अब क्या हुआ, ये F1 जनरेशन जो है दोस्तों, ये जनक पीढ़ी के संकरण से प्राप्त हुई। अब इनके बीच में होगा फिर आगे, इन्हीं के बीच में अलग अलग होगा, इन्हीं के बीच में होगा ऑटोपॉलिनेशन, स्वपरागण। और जब ऑटोपॉलिनेशन होगा तो ऑटोपॉलिनेशन से जो प्राप्त होगी पीढ़ी, उसको कहते हैं F2 पीढ़ी, या उसको सेकंड फिलियल जनरेशन के नाम से जाना जाता है। यानी अभी मैं लिखवाऊंगा आपको एक लाइन कि F1 पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों वाले पौधों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो उससे जो सेकंड पीढ़ी उत्पन्न होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, F2 पीढ़ी। यानी इसके बीच में फिर ये यहां पर होगा स्वपरागण, ऑटोपॉलिनेशन होगा, और ऑटोपॉलिनेशन के दौरान जब प्राप्त होगी उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। आई क्या बात समझ में, ये F1 है, ये F2 है, और ये इनके लिए जो काम में लाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। या इसको, पेरेंटल का मतलब होता है माता पिता एक तरीके से, तो इसको जनक पीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जनक पीढ़ी के नाम से जानते हैं। तो ये F1 पीढ़ी की बात हुई। अगला पॉइंट आता है हमारा 30 नंबर पर, F2 पीढ़ी, जिसको बोलते हैं सेकंड फिलियल जनरेशन। यानी F2 पीढ़ी की डेफिनेशन क्या होगी, तो अब आपको एक अच्छी समझ में आ गया होगा। F2 पीढ़ी का मतलब है F1 पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों वाले F1 जनरेशन से प्राप्त लक्षणों वाले पौधों के मध्य स्वपरागण, ऑटोपॉलिनेशन द्वारा उत्पन्न द्वितीय पीढ़ी क्या कहलाती है, F2 पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है, F2 पीढ़ी कहलाती है। अगला एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं शुद्ध वंशक्रम। ये भी एक एनसीईआरटी का ही वर्ड है, शुद्ध वंशक्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योर लाइन। शुद्ध वंशक्रम क्या होगा, शुद्ध वंशक्रम का मतलब होता है समान जनक से उत्पन्न समान पीढ़ी जिसके सभी लक्षण समान हो। समान जनक से, सेम पेरेंटल जनरेशन से सेम जनरेशन उत्पन्न होती है जिसके सभी लक्षण सिमिलर हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन कहते हैं। तो समान जनक से उत्पन्न समान पीढ़ी जिसके सभी लक्षण समान हो, उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध वंशक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्ध वंशक्रम के नाम से जाना जाता है। अगला शब्द
एक शब्द आता है विपुंसन, एनसीईआरटी के वर्ड है विपुंसन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ई मस्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ई मस्कुलेशन बोलते हैं। विपुंसन का मतलब क्या होता है? विपुंसन का मतलब होता है जो द्विलिंगी पुष्प होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, जिसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, द्विलिंगी मेल फीमेल पाए जाते हैं दोनों एक साथ, उसमें क्या होता है कलिका अवस्था में जो पुमंग होता है, स्टेमन जो होता है, जो मेल के रूप में काम करता है, उसको हटा देना या फिर एक थैली के अंदर उसको बांधना, बैगिंग कर देना। ऐसा क्यों करते हैं? ऑटो पॉलिनेशन को रोकने के लिए करते हैं। भाई एक ही पुष्प के अंदर मेल फीमेल दोनों हैं, अगर वो खुले हुए रहेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, निश्चित सी बात है। तो पॉलिनेशन नहीं हो, उस पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो मेल ऑर्गन है, पुमंग है, स्टेमन, उसको थैली से बांध देना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है, ई मस्कुलेशन कहलाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा ऑटो पॉलिनेशन स्वयं परागन को रोकने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऑटो पॉलिनेशन स्वयं परागन को रोकने के लिए किया जाता है। तो द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर की कलिका अवस्था में पुमंग स्टेमन को हटाना पुमंग को हटाना, या फिर हम ये कह सकते हैं एक थैली में बांधना, या एक थैली में बांधना, बांधने को बोलते हैं बैगिंग क्रिया भी बोलते हैं इसको, बैगिंग, थैली में बांधना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। ऐसा स्वपरागन को रोकने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? स्वपरागन ऑटो पॉलिनेशन को रोकने हेतु ऐसा किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? विपुंसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विपुंसन के नाम से इसको जानते हैं। अगला जो शब्द आता है हमारा वो आता है जीन। जीन क्या होते हैं? जीन डीएनए का खंड होता है जो कि आनुवांशिक लक्षण का निर्धारण करता है, या आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है ये। तो आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई, आनुवांशिक लक्षणों, जेनेटिक कैरेक्टर्स, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो यूनिट है, इकाई है, उसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। याद रखना, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है ये। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है, मूल इकाई है। याद रखना, ये क्या होते हैं? जीन डीएनए के खंड होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, पीसेज ऑफ डीएनए। डीएनए बोले तो आगे पढ़ेंगे इसी में अपन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए के क्या होते हैं? खंड होते हैं। याद रखना, जीन शब्द, डीएनए के खंड जो होते हैं, इनको मेडल ने फैक्टर नाम दिया था। मेडल ने क्या नाम दिया है इनको? मेडल ने नाम दिया था, याद रखना, फैक्टर। मेडल ने क्या नाम दिया है? फैक्टर, या इनको मेडल ने कारक नाम दिया। क्या नाम दिया? कारक नाम दिया। और जीन शब्द का प्रतिपादन किया है जॉनसन ने। जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है दोस्तों? जॉनसन ने किया है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? जॉनसन वैज्ञानिक ने किया है। ये डीएनए की क्रियात्मक इकाई है।
डीएनए के टुकड़े हैं और डीएनए की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, याद रखना, जीन है। और जीन की क्रियात्मक इकाई की बात करें तो जीन की क्रियात्मक इकाई होती है सिस्ट्रॉन। जीन की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, जीन की क्रियात्मक इकाई का नाम है सिस्ट्रॉन। जीन के अंदर जो क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको, सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों हमारी किसकी, जीन से संबंधित। अब इसके अंदर तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार अपन थोड़ा सा देख लेते हैं मोटा मोटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आनुवंशिकी जो है वो जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं इनका ट्रांसफर होना आनुवंशिकी कहलाता है। गैमेट्स के द्वारा होता है, पुरुषों के लक्षण शुक्राणु द्वारा, महिलाओं के लक्षण अंडाणु द्वारा। जेनेटिक्स में आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस दोनों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक शब्द का यूज बेटसन ने किया था। बेटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक बोलते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है बेटसन को। किसको बोलते हैं, बेटसन को कहा जाता है। मेडल ने जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट मटर के पादप पर किए थे, इसके अलावा हाइरेशियम पादप पर भी किए हैं। मटर का साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम पाइसम फेटाइबम होता है। 14 क्रोमोसोम होते हैं। स्वपरागन होता है मटर के अंदर, जीवन चक्र कम होता है, कई पीढ़ियों की स्टडी कर सकते हैं, इसलिए मेडल ने मटर के पौधे को चुना था। 14 किस्म हैं, 7 लक्षण हैं। फली का रंग, फली की आकृति, बीज का रंग, बीज की आकृति, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति और पादप की लंबाई, ये मैं आपको अच्छे से याद करा चुका हूं। कुछ लक्षण है, ट्रेट का मतलब होता है लक्षण, जेनेटिक ट्रेट का मतलब होता है आनुवंशिक लक्षण, वंशागति का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना, विभिन्नताएं जो कुछ वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, युग्म विकल्पी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये सारी युग्म विकल्पी हैं। समान है दोनों तो समयुग्मजी, अलग अलग हैं तो हेटेरो हो जाएगा विषम युग्मजी। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो एकल संकर संकरण, और 2 जोड़ी विपरीत पादपों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो द्विसंकर संकरण। प्रभावी लक्षण का मतलब होता है प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले। अप्रभावी जो प्रकट नहीं होते हैं। नर व मादा के अंदर जो लैंगिक जनन होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। जनक पीढ़ी का मतलब होता है जो प्रभावी लक्षण उत्पन्न करने के लिए F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिनका यूज किया जाता है। F1 पीढ़ी जो जनक पीढ़ी के दौरान उत्पन्न होती है, स्वपरागन से उत्पन्न होती है, उसको F2 पीढ़ी कहते हैं। शुद्ध वंश क्रम, समान जनक से उत्पन्न समान पीढ़ी जिसके सभी लक्षण समान हो। विपुंसन का मतलब होता है द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में स्टेमन को हटाना या बैगिंग करना, ऐसा स्वपरागन को रोकने के लिए किया जाता है। और जीन ये आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है, डीएनए की खंड है। मेडल ने नाम दिया था फैक्टर, शब्द का प्रतिपादन किया था जॉनसन ने। डीएनए की क्रियात्मक इकाई कहते हैं, जीन की क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है, सिस्ट्रोन को कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी जेनेटिक्स जो पार्ट हमने स्टार्ट किया है आपके सिलेबस का, वो पहली क्लास हमारी हुई है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने 1 घंटे क्लास में कुछ शब्दावली और बेसिक परिचर्चा इसकी हमने की है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम वगैरह क्या होते हैं, डीएनए वगैरह क्या होता है, आरएनए क्या होता है, मेडल के नियम वगैरह क्या है, वो आगे आने वाली क्लासेज के अंदर अपन बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।